सो डिब्रॉय हाइपोथेसिस के बारे में बात करने के बाद मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो वन ऑफ द मोस्ट क्लियरेस्ट वे है क्वांटम मैकेनिक्स की इम्बिग्विटीज़ को या क्वांटम मैकेनिक्स की पिक्यूलरिटीज़ को दिखाने का। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्टर्न डुलाक एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें रिकॉल करना पड़ेगा कुछ जिसको हम कहते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कुछ यूँ है कि सपोज करो कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है और वो इस तरह से एक लूप में मूव कर रहा है, राइट। और इसके मूव करने की वजह से एक करंट पैदा हो रहा है जिसको हमें आई कहूँगा, सो आई। और इस लूप का एरिया जो है ये ए है। अब जिस डायरेक्शन में पहली बात तो ये है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट, नेगेटिव चार्ज नहीं। सो अब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है अगर उसी डायरेक्शन में मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करूँ तो मेरा थंब जो है ये एक वेक्टर डिफाइन करता है ऊपर की तरफ, और ये वेक्टर जो है ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बता दी है कैसे होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दरअसल एरिया ऑफ दिस लूप के इक्वल होगा। तो जो भी इस लूप का एरिया है इस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दरअसल इस एरिया के इक्वल होगा। ओके, अब हम एक काम कर सकते हैं, हम एक नया वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं म्यू वेक्टर, और इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि इट्स जस्ट आई टाइम्स एरिया वेक्टर, दैट्स इट। लेकिन अगर ये चार्ज जो कि मूव कर रहा है अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो एरिया वेक्टर फिर इसका बिल्कुल उल्टा होगा। क्या मतलब? नेगेटिव चार्ज, सपोज करिए नेगेटिव चार्ज है तो चूंकि ये यू मूव कर रहा है तो मैं अपनी फिंगर्स को उल्टा कर्ल करूंगा और जो भी मेरे थंब की डायरेक्शन है वो दरअसल एरिया वेक्टर होगा अब, राइट। और अकॉर्डिंगली जो म्यू वेक्टर है वो डिफाइन इसी तरीके से है। तो मैं दो एग्जांपल्स दिखा के ये क्लियर करता हूँ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव 2 चार्ज अगर मूव कर रहा है इस तरफ, राइट, तो एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ होगा और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी ऊपर की तरफ होगी। लेकिन अगर एक नेगेटिव 2 चार्ज अगर मूव कर रहा है इस तरफ मूव कर रहा है अगर, तो एरिया वेक्टर जो है वो अब नीचे की तरफ होगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी नीचे की तरफ होगी, राइट। ओके, सो अब हमें इसको फॉर्मुलेट करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि वो करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर देते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को सेम रखते हैं, राइट। तो वो भी एक तरीका है करने का, लेकिन ये भी एक तरीका है करने का। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट का हमें मतलब पता लग गया है कि क्या है। अब होता है कुछ यूँ है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट, एटम की एक मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, राइट। लेकिन आप एक और चीज़ देख सकते हो कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं सर्कल्स के अंदर तो इससे एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जन्म पाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एटम्स का एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो इस केस के अंदर जो कि ये मैंने हाईलाइट किया है, इस केस के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में, अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो और तो आपका थंब आपको बताता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, रिगार्डलेस कि चार्ज क्या है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का चार्ज के साइन से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दोनों केसेस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऊपर की तरफ ही है। यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ ही है, लेकिन इस केस में मैं इसको एस कहूँगा। एस क्यों कहता हूँ मैं बताता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि एटम्स का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कभी कभी स्पिन भी कहते हैं। मैंने अभी तक स्पिन को डिफाइन सही तरह नहीं किया क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में स्पिन का बहुत ज़्यादा रोल है, इसको मैं बाद में डिफाइन करूँगा। लेकिन आप इसको अभी सिर्फ ये समझो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, जो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल भी छोड़ दो, जो एंगुलर मोमेंटम होता है एटम का, उस एंगुलर मोमेंटम को हम स्पिन भी कहते हैं, राइट। सो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्पिन और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स के केस में नेगेटिव चार्ज होगा, तो स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्पिन ऊपर है लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है। ये सिर्फ
नेगेटिव चार्ज में होगा। ओके, अब दूसरी बात ये, वो भी एक फैक्ट है जो कि आपने पहले पढ़ा होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। वो बात ये है कि अगर आपके पास एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, राइट, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, राइट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा वो करती है, इंटरेक्ट करती है, और इनकी इंटरेक्शन एनर्जी, जिसको यू से लिखा जा सकता है, उसका फॉर्मूला कुछ यूँ है, इट्स जस्ट म्यू माइनस म्यू टाइम्स बी, डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, राइट। अब अभी देख सकते हो कि हमें पता है कि फिजिकल सिस्टम्स जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहते हैं। सो क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि अगर एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो मिनिमम कैसे होगी? मिनिमम ऐसे होगी अगर ये डॉट प्रोडक्ट, ये वाला डॉट प्रोडक्ट, सिर्फ ये वाला, अगर ये मैक्सिमाइज हो जाए, बिकॉज सामने एक माइनस साइन मौजूद है, तो अगर म्यू डॉट बी जो है वो मैक्सिमाइज होगा तो यू जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो म्यू डॉट बी मैक्सिमाइज कैसे होगा? म्यू डॉट बी मैक्सिमाइज इस तरह होगा अगर म्यू और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में आ जाए। इसका ये मतलब है कि म्यू जो है, अगर एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी एक मैग्नेटिक मूवमेंट है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो वो हमेशा अलाइन होने की कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड से। ये उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट है। दूसरी बात ये कि चूँकि मेरे पास सामने फार्मूला पड़ा हुआ है म्यू यू का, तो हमें पता है कि हम फोर्स का फार्मूला बहुत आराम से लिख सकते हैं। फोर्स का फार्मूला होगा दिस, एंड मुझे कैसे पता है ये? बिकॉज हमें पता है क्लासिकल मैकेनिक्स से कि फोर्स जो है वो क्या होती है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैं यू से लिख रहा हूँ, और यू का फार्मूला मेरे पास ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है कि मैं फोर्स का फार्मूला लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन ये फोर्स आप देख सकते हो कि कब लगेगी। ये फोर्स जो है जिसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉन ज़ीरो कब होगी? अगर सपोज करो कि एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो म्यू डॉट बी तो कांस्टेंट हुआ ना थ्रू आउट ऑल स्पेस, तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट वेक्टर जो है वो वैनिश हो जाएगा, राइट, बिकॉज ग्रेडियंट जो है वो डिपेंड करता है पार्शियल डेरिवेटिव्स पे, जिस चीज़ का भी ग्रेडियंट लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो लगती है ये नॉन ज़ीरो होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट ना हो, वो एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। सो अगर तो एक इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो अगर सपोज करो कि यूँ है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, सपोज करो यहाँ पे यूँ है, यहाँ पे यूँ है, यहाँ पे यूँ है, एंड सो ऑन। तो अगर इसमें मैं एक मैग्नेटिक मूवमेंट को रखता हूँ, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो चूँकि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम नहीं है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, इसको हिला, ये उस फोर्स की वजह से ये हिलेगा स्पेस के अंदर, राइट। पहली बात मैंने जो की थी वो ये थी कि स्पेस में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस केस के अंदर मैंने ये नहीं कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है स्पेस के अंदर। तो जिस चीज़ की मैग्नेटिक मूवमेंट है वो खुद स्पेस में हिलेगी नहीं, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे सिर्फ उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन करना शुरू कर देगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है स्पेस के अंदर, तो जिस चीज़ की मैग्नेटिक मूवमेंट है वो चीज़ खुद स्पेस के अंदर हिलेगी, राइट। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। सो अब इस पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर बेस्ड है स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट। तो स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या करता है कि वो एक ओवन लेता है। ओवन जो है वो फिजिक्स में जब भी यूज़ होता है लफ्ज़, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप किसी चीज़ को इतना गर्म कर रहे हो कि उसके अंदर से ऑर्डर जो है वो ख़त्म हो जाए। तो हम ओवन किस चीज़ का ले रहे हैं? वेल, स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट में आई थिंक सिल्वर एटम्स यूज़ हुए थे, लेकिन आप सिर्फ ये सपोज कर सकते हो कि ऐसे एटम्स हैं जिनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और ऑब्वियसली उस स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से है। तो एक ओवन जो है उसके अंदर कई सारे एटम्स मौजूद हैं, और ओवन का मैंने अभी मतलब बताया आपको कि कोई भी ऐसा सिस्टम को इतना हॉट कर दो कि उसमें से ऑर्डर ख़त्म हो जाए। तो ओवन क्यों यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे? वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि बहुत सारे एटम्स हैं, उन सब के अलग अलग मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होंगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन को ऑन एवरेज रैंडम कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर सपोज करो मैं इनको ठंडा करूँ, ओवन के अंदर से निकाल कर ठंडा करूँ, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है
कि ये सारे फ्रीज हो जाएं एटम्स एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें सबके मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर हो। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे रैंडम ऑन द एवरेज रैंडम चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट तमाम एटम्स की, राइट। ओके, सो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने डिफरेंट एटम की डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट बनाई है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक ऐसा मैग्नेट लेकर आते हैं जो कि इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर इनहोमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उस एटम के ऊपर, अब एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट है तो एटम के ऊपर एक फोर्स लगेगी, राइट। सो ये एक सिस्टम है मैग्नेट्स का। ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, राइट। तो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और ये कुछ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि हर पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, राइट। और सपोज करो कि पीछे एक स्क्रीन है जहाँ पे अगर मैं ये ओवन को खोल दूँ यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, सॉरी एटम्स जो हैं वो इस मैग्नेटिक सिस्टम में से गुजर के इस स्क्रीन पे जाके लग सकते हैं और ये स्क्रीन डिटेक्ट कर सकती है कि एटम कहाँ पे आके लगा है। ओके, सो अब ये दरअसल सेटअप है स्टर्न-लुलाक एक्सपेरिमेंट का। अब होगा कुछ यूँ, मैं ज़रा ओवन को ज़रा बेहतर जगह बना दूँ। तो सपोज करें कि यहाँ है ओवन। अब मैं इसके अंदर एटम्स नहीं बनाऊंगा, आपको समझ आ गई है कि ओवन का मतलब क्या है। तो इसके अंदर से एक एटम आएगा, राइट, और ये यहाँ पे कहीं भी, आई डोंट नो कहाँ पे जाएगा, लेकिन कहीं पे जाके लगेगा, राइट। अब बात ये है कि तमाम एटम्स जो हैं उनकी एक मैग्नेटिक मोमेंट है। अब हमें ये पता है कि हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं एक पर्टिकुलर एटम के लिए, लेकिन सबका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नीट्यूड वो सेम है। ऐसा नहीं है कि किसी का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है किसी की कम है, सारे आइडेंटिकल एटम्स हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट कब हो सकती है? जेड डायरेक्शन के अंदर। मैं ये जेड डायरेक्शन को ऊपर की तरफ डिफाइन कर रहा हूँ। तो जेड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है? जब मैग्नेटिक मोमेंट खुद जेड डायरेक्शन के अंदर हो, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब खुद जेड डायरेक्शन के अंदर होगी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगी, राइट। और ये जो मैग्नेट्स हैं जो मैंने बीच में बनाए हुए हैं, मुझे लिखना चाहिए ये मैग्नेट्स। सो ये जो मैग्नेट्स हैं ये इस तरह से हैं कि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी या फिर उसका कोई कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, तो जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर वो नीचे की तरफ होगी। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी उतनी ज़्यादा फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। इसका मतलब है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट जिसके ऊपर होगी वो कोई यहाँ पे आके एंड अप होंगे, यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि ये जिसको रेड से लिखने दो, तो ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे बिकॉज वो सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन सबसे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। और जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ होगी उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, जिसका ये मतलब है कि मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट तब होगी जब मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन के अंदर, ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर हो, राइट। तो वो वाले सबसे ऊपर जाएंगे यहाँ पे। तो ये है यू मिनिमम वाले। अब उस केस में जब मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट हो, और हम जानते हैं कि उस केस में जो एटम्स हैं सबसे नीचे की तरफ जाएंगे, और जब मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगी यानी कि सबसे नीचे की तरफ, उसमें एटम्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट वाली बात करूँ तो उस एटम की ट्रेजेक्टरी शायद कुछ यूँ हो, यूँ उस पर फोर्स लग रही है, वो नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। एंड ऊपर वाले की आप समझ सकते हैं कि कैसी होगी, राइट। सो अब बात ये है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस केस में जब मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल नीचे की तरफ हो और इस केस में जब मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल ऊपर की तरफ हो, देयर आर इन्फिनिटली मैनी केसेस। कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट का जेड डायरेक्शन के अंदर। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में भी हम एटम्स देखेंगे अगर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम इन दोनों पॉइंट्स के, यानी कि एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी एटम्स को देखेंगे, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो टोटली जेड की डायरेक्शन में भी ना हो और माइनस जेड की डायरेक्शन में भी ना हो, बल्कि हो सकता है कि कुछ यूँ हो, तो उसका कुछ कंपोनेंट है ऊपर की तरफ, तो उस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, लेकिन उतनी नहीं लगेगी कि जितनी इस वाले पे लगी है, इस वाले पे लगी है,
जिसका बिल्कुल ही मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ था, राइट। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी हम एटम्स देखेंगे, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पे हम एटम्स को देखते हैं। ये बिल्कुल ही उल्टा है क्लासिकल प्रेडिक्शन के। एटम्स सिर्फ दो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे दिखते हैं, यानी कि तमाम एटम्स जो हैं वो या तो ट्रेजेक्ट्री को पार करके यहाँ आ जाते हैं या फिर एक एटम जो है वो यहाँ आ जाता है। नो एटम्स इन बिटवीन, बीच में कुछ नहीं है। और ये बहुत ही अजीब बात है, राइट। सो लेकिन ये सबसे अजीब बात नहीं है स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट के बारे में। ज़्यादा अजीब बात जो है वो मैं अब बताने लगा हूँ। तो मैं एक सिंबल डिफाइन करता हूँ, डायग्रामेटिक सिंबल। वो सिंबल ये है कि एक ऐसा स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट जो कि अब एक और चीज़ आप देखो, बल्कि इससे पहले कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये इक्विवेलेंट है एटम्स के मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के। बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट जितनी भी होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोजीशन पे जाएगा एटम स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो ब्लू डॉट है स्क्रीन के ऊपर, उसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल ऊपर डायरेक्शन में है। रेड डॉट जो है स्क्रीन के ऊपर, उसका मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट टोटल नीचे डायरेक्शन में है। और बीच वाले जो पॉइंट्स हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट क्या कहना चाहिए कंपोनेंट्स को जो जेड डायरेक्शन में होंगे। सो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो apparatus है स्टर्न-गरलाक apparatus, ये जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करता है। लेकिन हमने एक और बात देखी थी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उल्टी होती है स्पिन की। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ तो ये वाला केस अगर आप देखो, मैंने कहा था कि नेगेटिव क्या कहना चाहिए, नेगेटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन जो है वो आपस में एंटी अलाइंड होते हैं। तो ये स्पिन अगर है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट। और हम बात कर रहे हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की, चूँकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्पिन भी मेजर करता है जेड डायरेक्शन के अंदर, राइट। ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह लो, बस एंगुलर मोमेंटम आप एक से कह सकते हो कि ये एंगुलर मोमेंटम मेजर करता है जेड डायरेक्शन के अंदर। सो ये एक ऐसा स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट है, ये सारे का सारा, जो कि मैं यूँ लिख सकता हूँ SG Z हैट। Z हैट का मतलब है कि Z डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि Z डायरेक्शन में ये स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट जो है ये Z डायरेक्शन में स्पिन मेजर करता है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट मेजर करता है, एक ही बात है। अच्छा, अब अगर इस नोटेशन के साथ हम आगे जाएं तो हम एक और काम कर सकते हैं। हम ऐसे कई सारे apparatus जो है उनको जोड़ सकते हैं एक साथ। तो सपोज करो कि ये स्टार्ट में ओवन है, राइट। इसके अच्छा नहीं बन रहा ओके। उसके बाद एक स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे मौजूद है SG, जो कि Z डायरेक्शन में मेजर करता है स्पिन को, ओके। लेकिन हम देख चुके हैं कि एक सिंगल स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक्सट्रीम आंसर्स आ रहे हैं, या तो बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रहा है या तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, क्योंकि ये जो रेड डॉट है स्क्रीन के ऊपर ये कॉरिस्पॉन्ड करता है मिनिमम म्यू को, यानी कि जब म्यू बिल्कुल नीचे है इसका मतलब है कि ये कॉरिस्पॉन्ड करता है जब स्पिन बिल्कुल ऊपर है। तो ऊपर वाला पॉइंट का मतलब है कि स्पिन ऊपर है, नीचे वाले पॉइंट का यानी कि ब्लू पॉइंट का मतलब है कि स्पिन नीचे है, राइट। तो ऊपर वाले को मैं कहूँगा, ये रेड पॉइंट जो है उसको मैं कहूँगा कि स्पिन प्लस डायरेक्शन में है, और नीचे वाले को मैं कहूँगा कि स्पिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट। ओके, सो हम यहाँ पे थे कि एक ओवन है, उसके आगे स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट पड़ा हुआ है जो कि जेड डायरेक्शन में स्पिन मेजर करता है। तो इससे दो आउटकम्स निकलेंगे। एक निकलेगा कि जिसमें स्पिन जो है जेड डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन में है, या फिर एस को रहने ही दो, जेड में प्लस डायरेक्शन में है, और एक और बीम निकलेगी जिसमें जेड में माइनस डायरेक्शन में होगा। अब हम एक काम करते हैं कि ये जो माइनस वाली बीम है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब एक काम करते हैं कि ये जो माइनस वाली बीम है इसको ब्लॉक कर देते हैं, इसको आगे नहीं जाने देते, राइट। अब एक काम करते हैं कि एक दूसरा स्टर्न-गरलाक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लगाते हैं जो कि एक्स डायरेक्शन में स्पिन मेजर करेगा, ना कि जेड डायरेक्शन में, राइट। तो होता ये है, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से भी दो आउटकम्स मिलते हैं। एक वो जो कि एक्स डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन में है, राइट, और एक एक्स डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में स्पिन मिलता है हमें, राइट। तो एक्स की प्लस डायरेक्शन में भी मिलता है हमें एक आउटपुट,
और x की माइनस डायरेक्शन में भी हमें आउटपुट मिलता है। अब हम एक काम करते हैं कि इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि हो क्या रहा है कि इस बीम के अंदर सिर्फ वो पार्टिकल्स मौजूद है जिनका z में प्लस डायरेक्शन में स्पिन है, और इस बीम के अंदर सिर्फ वो पार्टिकल्स हैं जिसका x डायरेक्शन में, x पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पिन है, राइट। यानी कि x स्पिन जो है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में है और z स्पिन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब इसका मतलब है कि अब जो ये वाली बीम जा रही है, ये वाली जो बीम जा रही है आगे, इसमें z में भी प्लस डायरेक्शन में होना चाहिए और x में भी प्लस डायरेक्शन में होना चाहिए, बिकॉज हमने z माइनस वाली ब्लॉक कर दी है, हमने x माइनस वाली ब्लॉक कर दी है। तो अब हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अगर हम अब इस बीम का, ये जो आगे जा रही है, इसका अगर दोबारा z कंपोनेंट मेजर करें स्पिन का, तो हमें सिर्फ प्लस कंपोनेंट मिलना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव वाला कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे हमने ब्लॉक कर दिया है, राइट। लेकिन होता क्या है, और सबसे अनएक्सपेक्टेड काम होता है कि अगर ये वाला स्पिन हम आगे भेजें और यहाँ पे एक और स्टर्नगरलाक एक्सपेरिमेंट लगाएं जो कि z डायरेक्शन में मेजर करता है, तो हमें z प्लस भी मिलता है और z माइनस भी मिलता है, हालांकि z माइनस हम यहाँ पर ब्लॉक कर चुके हैं। सो ये ऐसा है जैसे कि पिछली वाली इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल वैनिश हो चुकी है। अब एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बिल्कुल इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, कि अगर आप ओवन से स्टार्ट करो और स्टर्नगरलाक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो जो कि z डायरेक्शन के अंदर है, तो यहाँ से अगेन हमें z प्लस मिलता है और z माइनस मिलता है। अब अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, राइट, और दोबारा से हम z कंपोनेंट मेजर करें, तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें सिर्फ z प्लस मिलना चाहिए, बिकॉज माइनस वाला हमने ब्लॉक कर दिया है। और होता ये है कि हमें वाकई सिर्फ z प्लस मिलता है, z माइनस नहीं मिलता है, राइट। लेकिन ऊपर वाले केस में और नीचे वाले केस में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमने बीच में x की मेजरमेंट भी कर ली है, x डायरेक्शन में मेजरमेंट भी कर ली है, और सिर्फ उस x डायरेक्शन में जो हमने मेजरमेंट की है उसकी वजह से यहाँ पे ये जो नेगेटिव कंपोनेंट है ये रीअपीयर हो गया है, हालांकि यहाँ पे इसको मैंने ब्लॉक कर दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि x डायरेक्शन में मेजरमेंट करने की वजह से जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी z डायरेक्शन में स्पिन की, वो डिस्ट्रॉय हो गई है, राइट। दिस इज नथिंग लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस इज प्योर क्वांटम फिनोमेना, राइट। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें एक थ्योरी रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत है। सो अभी तक मैंने ये समराइज़ करने की कोशिश की है कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों है। ऑब्वियसली ये अकेला सब्जेक्ट इतना लंबा है कि मैं इस पे और वीडियोस बनाना शुरू करूँ तो पता नहीं कब ख़त्म होगा ये, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन कुछ वीडियोस में मैं ये मोटिवेट करने की कोशिश करूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी जो है वो किन प्रॉब्लम्स की वजह से इनएविटेबल है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मलिज्म और पोस्टुलेट्स को स्टडी करना। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।